सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आकाशदीप। आज का हमारा टॉपिक है आकाशदीप। आकाशदीप का अर्थ होता है बहुत ऊंचाई पर जलने वाला दिया। जो बहुत ऊंचाई पर जलाया जाता है दिया, उसी को आकाशदीप कहा जाता है। हालांकि इस कहानी में आकाशदीप का अर्थ कुछ और है, वो हम आगे देखेंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इन सारी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेखक परिचय, कहानी का सारांश, कहानी का मूल भाव, ये सभी चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो कवि है वो है कौन? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद इनका नाम है, पूरा नाम जयशंकर प्रसाद ही है। और इनका जन्म होता है 30 जनवरी 1889 को, ठीक है। कहाँ पे? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु हो जाती है 15 नवंबर 1937 को, बनारस में ही, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, तो आप कहेंगे छायावाद युग के, ठीक है, छायावाद युग के। और इनके जो प्रमुख विधाएं हैं, तो वो कविता है, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध, यानी कि ये सभी प्रकार के रचनाएं करते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध संदूनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। परिवार में साहित्य वातावरण होने के कारण जयशंकर प्रसाद जी की रुचि बचपन से ही साहित्य और कला की ओर हो गई। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया, ठीक है। तो यहाँ से आपका यही प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि वो किस परिवार से था, ठीक है। और इनके पिताजी का क्या नाम था, और ये किस युग के कवि थे, ठीक है। तो ये सब आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की लगभग सभी प्रमुख विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं की। जैसे कविता भी की, नाटक भी की, और कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सभी प्रकार की रचना इन्होंने की, ठीक है। वे विशेष रूप से छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है, 4 कवि हैं जिनको छायावाद का स्तंभ माना गया है। जिसमें से एक क्या है? तो जयशंकर प्रसाद भी है। बाकी 3 में आपका सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला हैं, और एक महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। तो आप लोग इन चारों को याद रखिएगा, छायावादतर के 4 प्रमुख स्तंभ का नाम, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो काव्य में कामायनी जो कि सबसे प्रसिद्ध इसकी रचना है काव्य में। उसके बाद है आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम। और नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु और राजश्री, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका उपन्यास में कंकाल है, तितली है, इरावती है। कहानी संग्रह में आपका छाया है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ठीक है। तो ये सब आप इससे याद रख सकते हैं, इन्हीं से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा। और इसकी विशेषता की बात करें तो इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, राष्ट्र चेतना, प्रेम, त्याग, कर्तव्य और दार्शनिकता का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। यानी कि इसकी जो जितनी भी कहानी है उनमें एक भारत की संस्कृति देखने को मिलता है, राष्ट्र चेतना मिलता है, प्रेम के ऊपर ये, और त्याग, कर्तव्य, इन सभी के ऊपर में इन्होंने ज़्यादातर रचना की है, ठीक है। कामायनी को आधुनिक हिंदी का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का महाकाव्य किसे माना जाता है, तो आप कह सकते हैं कामिनी को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है, कैरेक्टर कौन कौन है, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो 4 हैं। जैसे कि चंपा कहानी की केंद्र नायिका है। ये क्या है? नायिका है इस कहानी का, जो कि जहावी के तट पर रहने वाली एक क्षत्रिय नाविक की अनाथ कन्या है। इनका जो माता पिता है वो नहीं है, ठीक है। वह स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठ, भावुक और त्याग की प्रतिमूर्त है, ठीक है। वहीं है एक बुद्धगुप्त, कहानी का नायक है, यानी कि नायक मतलब हीरो होता है और नायिका मतलब हीरोइन होता है, ठीक है, जो आप लोग मूवी में देखते हैं। ये भी एक फिल्म की तरह ही है, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपका माइंड में एक मूवी की तरह चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरफ से समुद्री डाकू हैं, ठीक है। कौन? तो बुद्धगुप्त, जो चंपा के प्रेम में पड़कर एक साथ मतलब एक सभ्य और मानवीय शासक व्यापारी बन जाता है। देखिए कैसे चेंज होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद है मणिभद्र, एक कुटिल और क्रूर पोताक्ष है, जो कि पोताक्ष मतलब होता है जहाज का मालिक, ठीक है, जिसने बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाया था।
यानी कि बनाया है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक जाया है, उस द्वीप की एक आदिवासी युवती जो चंपा की सहेली और सेविका बन जाती है। कौन सा द्वीप का, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। हालांकि ये कहानी का सारांश है। आपको अगर पूरा कहानी पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा इस कहानी का पूरा। आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं अगर पूरा कहानी पढ़ना है तो। और हम लोग इसमें सारांश को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए कहानी का जो शुरुआत होती है, समुद्र के आहावत मतलब अथाह जल में तैरते एक पोत। अथाह मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जल में, पानी में तैरता हुआ एक पोत माना जहाज पर, ठीक है, बंदी बनाए गए दो व्यक्ति हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा पानी है और उसमें एक जहाज तैर रहा है, उसमें दो व्यक्ति हैं जिनको बंदी बनाया गया है। कौन कौन, तो एक चंपा है, उसके बाद दूसरा है बुद्धगुप्त है, ठीक है। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। दोनों पोताक्ष मन्यभद्र के बंदी, यानी कि जो पोताक्ष मतलब होता है जो जहाज का मालिक है, ठीक है, वो कौन है, तो मणिभद्र है। इन्हीं का ये लोग क्या है, बंदी है, ठीक है। इन्हीं ने इसको बांध के रखा हुआ है, ठीक है। और एक अंधेर और तूफानी की रात में दोनों आपस से सहयोग से अपनी रस्सियों के बंधन काट लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और मुक्ति के इस पहले घड़ी में अचानक भयंकर समुद्री तूफान आता है। बुद्धगुप्त अपनी अद्भुत वीरता और नेतृत्व कौशल से जहाज के नाविक पर नियंत्रण पा लेता है और सभी की जान बचाते हुए जहाज को एक सुरक्षित नए द्वीप तक पहुंचाता है। तो ये इनका एक मतलब रस्सी खुल जाता है। फिर ये दोनों आपस में, हालांकि इन दोनों को नहीं पता होता है कि हमारे साथ दो लोग बंदी बने हैं, तो ये लड़का भी है या नहीं है, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे मतलब अलग अलग साइड से बंधे हुए हैं। तो जब ये आंधी आता है तो मतलब ये किसी तरह बच के दूसरे एक नया जगह पर पहुंच जाता है, नया द्वीप पे पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। तो देखिए जिस द्वीप पर उसका जहाज पहुंचता है वहाँ के स्थानीय आदिवासी सरल और भोले वाले होते हैं। यानी कि वहाँ पे पहले ही लोग रहते हैं, कौन, आदिवासी पहले से वहाँ पे थे, ठीक है। तो बुद्धगुप्त ने अपनी वीरता, बुद्धिमता और दयालु से उस द्वीप का शासन संभाला। यानी कि वहाँ का क्या, वो मतलब राजा बन गया एक तरफ से, ठीक है। आदिवासियों का विश्वास जीत लिया। बुद्धगुप्त ने उस द्वीप का नाम चंपा के सम्मान में चंपा द्वीप रखा, ठीक है। और उस द्वीप का नाम क्या रख दिया, तो चंपा द्वीप रख दिया। चंपा के साथ बुद्धगुप्त का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह एक हिंसक जल दस्यु यानी कि समुद्र डाकू नहीं रहा। यानी कि पहले वो कौन थे, तो एक जल दस्यु मतलब होता है कि जो समुद्र में लूटपाट करता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, समुद्री डाकू। तो अब ये क्या पूरी तरह बदल गया, किसके लिए, तो चंपा के लिए बदल गया, ठीक है। लेकिन बल्कि चंपा के प्रेम में एक संवेदनाशील, सभ्य और कर्तव्य नारायण इंसान बन गया। यानी कि वो पूरी तरह से बदल गया, ठीक है। चंपा भी मन ही मन गुप्त यानी कि जो बुद्धगुप्त की वीरता, उदारता और निश्चल प्रेम पर मुग्न थी। यानी कि चंपा भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करती थी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद चंपा के जीवन में एक ऐसा दर्द था, मतलब उसके अंदर एक ऐसा दर्द था जो कि भीतर ही भीतर जलता रहता था। उसके पिता एक नाविक थे, मणिभद्र के पुत्र पर काम करते थे। यानी जो मणिभद्र हैं, जिनको मतलब इन दोनों को जो जिन्होंने बंदी बनाया है, उसी के जहाज पे इनका पिता काम करते थे, चंपा के पिता, ठीक है। तो एक समुद्री संघर्ष में मारे गए। जब लड़ाई होती थी समुद्र में तो उसी में मारे गए, कौन, तो चंपा के पिता। चंपा को यह संदेह होता था कि उसके पिता की हत्या जो जल अस्तु यानी कि जो समुद्री डाकू हैं बुद्धगुप्त, इसी ने किया है, ठीक है, इसी के हाथों हुई है। तो इनको तो एक तरफ से प्रेम भी था और दूसरी तरफ से शक भी था कि कहीं न कहीं ये हमारे पिता को मारने वाला यही है, ठीक है। इसी कारण चंपा का हृदय दो विपरीत दिशाओं में खिंचता रहता था। एक तरफ बुद्धगुप्त के प्रति उसका असीम निश्चल प्रेम था, तो दूसरी तरफ अपने पिता के प्रति प्रतिशोध और कर्तव्य की भावना वह बुद्धगुप्त से कहती भी है। मतलब चंपा के अंदर दो मतलब उसका दो दिशाओं में उसका मन जाता था। एक तो एक तरफ से वो उसको पसंद भी करती थी, प्रेम भी करती थी, दूसरी तरफ वो अपने जो पिता था उसका उसके जो हत्या हत्या का भी जिम्मेवार इसी को मानता था, ठीक है। तो बुद्धगुप्त, ये चंपा बुद्धगुप्त से कहती है कि बुद्धगुप्त, मैं तुमसे घृणा करती हूँ फिर भी तुमसे प्रेम करती हूँ। तो अगर आपसे यह आपको यह लाइन दे दिया जाए कि और इसके व्याख्या करने को कहा जाए तो आप यही लिखेगा कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, क्योंकि इनको शक है कि मेरे पिताजी को इसने मारा है, और फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्योंकि प्रेम इसलिए करता है क्योंकि मतलब इन्होंने इसका जान बचाया और यहाँ का मतलब इसका
वीरता वगैरह देख के, ठीक है, महल को देखते हुए। तो देखिए आगे, जब मतलब बुद्धगुप्त ने स्पष्ट किया कि उसने उसके पिता की हत्या नहीं की है, बल्कि वे एक सामान्य समुद्री मुठभेड़ में मारे गए, यानी कि जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें मारे गए हैं, तब भी चंपा का संशय पूरी तरह समाप्त ना होता हो सका। वह कहती है कि इस विश्वास और अविश्वास के बीच उसका मन एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से वह अपने प्रेम को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाती है। और ये इसीलिए वो अपने प्रेम को भी स्वीकार नहीं कर पाती, यानी कि उसको मतलब दोनों तरफ से उसको देखता है, ठीक है। देखिए आगे, चंपा अपनी स्वर्गीय, सॉरी यहाँ पे पिता हुआ, ठीक है, चंपा अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति यानी कि याद में हर शाम द्वीप के ऊंचे टीले पर एक सुंदर बांस की टोकरी में दीपक जलाकर लटकाती थी, यानी कि एक बांस का अथी बना के उसके ऊपर टोकरी रख के उसके ऊपर दिया रख के एक मतलब दीपक जलाती थी, ठीक है। तो उसकी माँ भी उसके पिता के समुद्र से सकुशल, सकुशल का मतलब होता है कि अच्छी तरह से सुरक्षित या बिना किसी नुकसान के लौटने की प्रार्थना में ऐसा आकाशदीप जलाया करती थी। देखिए यहाँ पे समझिए, चंपा क्या करती है, तो रोज शाम को यानी कि अपने पिता के याद में यानी कि एक दीपक जलाती है बांस के ऊपर रख के, यानी कि बहुत ही ऊंचा में करके उसे, ठीक, आकाश के ऊपर करके। और ठीक इसी तरह इसके माँ भी किया करती थी, जब उसके पिता समुद्र जाते थे और वहां से जब वो सुरक्षित वापस आते थे, तो उसका माँ भी आने की मतलब आने की खुशी में ऐसा ही प्रार्थना की तरह से उनको मतलब जलाया जाता था, ठीक है। तो चंपा यह आकाशदीप भटकते हुए नाविक को दिशा दिखाने का माध्यम बनी, यानी जब ये डेली जलाने लगा तो जितने भी नाविक भटकते थे रास्ता, उनको वो दिया दिखाई देता था और वो एक तरफ से मतलब उनको एक अस्थायी रूप मिल जाता था, रास्ता पता चल जाता था, ठीक है। तो एक माध्यम बन गया क्या, दिशा दिखाने का। तो बुद्धगुप्त ने इसके इस द्वीप को अस्थायी रूप देने के लिए टीले पर एक भव्य पत्थर का प्रकाश स्तंभ भी बनवाया, यानी कि जो लाइट हाउस भी बनवाया। बुद्धगुप्त ने कहा कि मतलब बांस के ऊपर क्यों जलाना है, मतलब उसके जो ऊपर वाला टीले थे वहां पे इन्होंने एक अच्छा सा स्तंभ भी बनवा दिया, ठीक है, लाइट के लिए, यानी कि जो दीपक जलाने के लिए। और इसके बाद देखिए 5 वर्ष बीत जाने के बाद और उसी द्वीप में 5 वर्ष लगातार रहते हैं, बुद्धगुप्त जब पूरी तरह स्थापित हो जाता है यानी कि वो वहाँ पर रहने लगते हैं, तो उसने चंपा के सामने अपने हृदय की बात रखी। उसने चंपा से विवाह का प्रस्ताव रखा और निवेदन किया कि वे दोनों अपने वतन, अपनी मातृभूमि भारतवर्ष लौट चले और वहाँ एक सुखी वैवाहिक जीवन बिताए, यानी कि जो बुद्धगुप्त है वो चंपा से कहते हैं कि हम दोनों शादी करके अपने देश चल जाते हैं। हालांकि जब इनका जो जहाज जो मतलब समुद्र में जो भटक गए थे, तो वो दूसरे द्वीप यानी कि दूसरे देश एक तरफ से पहुंच गया था, तो वो वहां से वापस आके शादी करके एक जीवन मतलब वैवाहिक जीवन बिताना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ चंपा का चरित्र अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है। चंपा जानती थी कि यदि वह भारत लौट गई तो वह बुद्धगुप्त के प्रेम का सुख तो पा लेगी, लेकिन इस द्वीप के भोले भाले आदिवासी बेसहारा मतलब बेसहारा हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही उसके पिता की याद और उसका आंतरिक आत्मसम्मान इसे इसकी अनुमति नहीं देता है। यानी कि चंपा चाहती है कि अगर हम चल गए इसके साथ तो हमारा तो शादी हो जाएगा, हम शादी कर सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं ये क्या है, तो बेसहारा हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि इनके साथ फिर रहने वाले कोई नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट में क्या डिसाइड होता है, चंपा ने बुद्धगुप्त के प्रेम प्रस्ताव और वतन लौटने के आग्रह को विनम्रतापूर्व और स्वीकार कर दिया। उसने बुद्धगुप्त से कहा कि वह अकेला भारत लौट जाए, जबकि वह स्वयं इसी द्वीप पर मतलब द्वीप पर रहकर इन असहाय आदिवासियों की सेवा करेगी और समुद्र में भटकने वाले लोग नाविक को राह दिखाने के लिए आजीवन आकाशदीप जलाती रहेगी, यानी कि जब तक जीवन रहेगा तब तक वो आकाशदीप जलाती रहेगी और जो भटके हुए नाविक है उनको राह दिखाने का कार्य करेगी, ठीक है। बुद्धगुप्त भारी हृदय से मतलब भरी हृदय से आंसूपूर्ण के साथ अपने देश लौट गया, हालांकि वो जब मतलब इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो बुद्धगुप्त वापस अपने देश आ जाता है, ठीक है। चंपा वहीं द्वीप पर अकेली रह गई, वह ताउम्र यानी कि उम्र भर उसी स्तंभ पर आकाशदीप जलाती रही और एक दिन उसी द्वीप पर अपने कर्तव्य और प्रेम की वेदी पर शांत भाव से विलीन हो गया, यानी कि वहीं पर वो उनका
मतलब डेथ हो जाती है, मतलब जीवन भर वहीं पे रह जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसका अब सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है आकाशदीप कहानी के मूल भाव केंद्र संवेदना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आकाशदीप कहानी का मूल भाव व्यक्तिगत प्रेम और उच्च कर्तव्य के बीच का द्वंद्व है। कहानी यह संदेश देती है कि व्यक्तित्व सुख भौतिक प्रेम और स्वास्थ्य से बढ़कर मानवता की सेवा आत्मसम्मान और नैतिक कर्तव्य होता है। यानी कि अपने जो भौतिक प्रेम है, यानी कि जो सुख है, उससे बढ़कर कहीं किसी का मतलब सेवा करना, आत्मसम्मान करना, ये क्या है, कर्तव्य है इसका सबसे मतलब अधिक मायने रखता है। ठीक है, चंपा अपने अगाध प्रेम का बलिदान देकर दीनहीन आदिवासी यानी जो भोले भाले आदिवासी हैं उनकी सेवा और भटके हुए नाविकों को मार्ग दिखाने के कर्तव्य को चुनती है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे आंसर बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं कहानी को। ठीक है, उसके बाद देखिए चंपा के मन में बुद्धगुप्त के प्रति किस प्रकार का अंतर्द्वंद था। तो चंपा के मन में प्रेम और घृणा प्रतिशोध का गहन द्वंद था। एक ओर वह बुद्धगुप्त के शौर्य मतलब दयालुता और एक निष्ठ प्रेम पर मुग्न थी, यानी एक तरफ से वो प्रेम भी करती थी और वहीं दूसरी तरफ संदेह था कि बुद्धगुप्त ही उनके पिता का हत्यारा है। इस संदेश के कारण वह ना तो बुद्धगुप्त को पूरी तरह अपना पाती थी और ना ही अपने हृदय से निकाल पाती थी। ठीक है, तो यही चंपा का मन में क्या था, तो अंतर्द्वंद था। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि कहानी में आकाशदीप किसका प्रतीक है। तो देखिए ये सब प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न है और आएगा तो यही सब आएगा। ठीक है, तो देखिए कहानी में आकाशदीप केवल एक भौतिक दीपक नहीं है जो हम लोग जलाते हैं, वो ऐसा दीपक नहीं, बल्कि यह एक मात्र स्मृति अपने मतलब देश को याद, देश की याद होगा, आशा, कर्तव्य, त्याग, पथ प्रदर्शन यानी कि पथ को दिखाने के लिए निष्काम प्रेम आध्यात्मिक प्रतीक है। यह एक भटके हुए नाविक को जीवन दिशा देने के साथ साथ चंपा के उज्जवल पवित्र और निस्वार्थ चरित्र को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो कहाँ आकाशदीप का बहुत मतलब इन सारी चीजों का एक प्रतीक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है बुद्धगुप्त का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। तो बुद्धगुप्त ताम्रलिपि का एक साहसी और सॉरी ताम्रलिप्ति का एक साहसी पराक्रमी क्षत्रिय युवक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धगुप्त कहाँ के रहने वाले थे, तो ताम्रलिप्ति का। ठीक है, और ये पड़ता है आपका बंगाल में। ठीक है, बंगाल के यानी कि जो वहाँ का बंदरगाह है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, परिस्थितिवत यानी कि जल स्तूप बन गया था, यानी कि मतलब जो ये बुद्धगुप्त हैं वो अपने परिस्थिति को देखते हुए समुद्री डाकू बन गया था, लेकिन चंपा के प्रेम ने उनके भीतर एक क्रूर डाकू को समाप्त कर दिया। जो उनके अंदर डाकू वाला था उनको समाप्त करके संवेदनशील, उदार, मानवीय और निष्ठावान प्रेमी व शासक में बदल दिया। ठीक है, वह चंपा के निर्णय का सम्मान करते हुए भारी मन से त्याग स्वीकार करता है और लास्ट में सबको त्याग करके वापस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चंपा ने बुद्धगुप्त के साथ भारत लौटने से इनकार क्यों कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चंपा ने दो मुख्य कारण से भारत लौटने का इनकार किया। पहला था कि उसके मन में पिता की मृत्यु का संशय उसके आत्मसम्मान को बुद्धगुप्त का वैवाहिक सुख भोगने से रोकता था। यानी कि ये चाहता था कि हम शादी कर लें बुद्धगुप्त को, लेकिन इनका जब पिता का याद आता था कि कहीं ना कहीं मेरे पिता का हत्यारा यही है, तो हम इसके मतलब इससे शादी नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वह मतलब उस द्वीप के भोले भाले आदिवासियों को अकेला छोड़कर अपनी व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं जाना चाहती थी। तो दो कारण था, एक तो वह आदिवासी को छोड़ना नहीं चाहता था उस द्वीप का, और दूसरा उसके पिता का हत्यारा भी था। ठीक है, तो यही दो कारण था कि वो मतलब जीवन भर आकाशदीप जलाते रह गई वहीं पे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न स्टार्ट होता है। अगर आपने यहाँ तक अगर आपने सुना है ध्यान से, तो आप मतलब ये सभी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आकाशदीप कहानी का लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। ओके, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस युग का कवि हैं, तो छायावाद युग के। नेक्स्ट है कहानी की मुख्य नायिका का क्या नाम है। मुख्य नायिका पूछ रहा है, नायक नहीं, नायिका हो जाएगा चंपा और नायक पूछेगा तो बुद्धगुप्त। ठीक है, और बुद्धगुप्त मूलतः कहाँ का रहने वाला था, तो हमने कहा ताम्रलिप्ति का, जो कि कहाँ पड़ता है, तो बंगाल में पड़ता है।
नेक्स्ट है चंपा और बुधगुप्त को पोत पर किसने बंदी बनाया था। पोत में होता है यानी कि बोट बोल सकते हैं, पोट नाव जो भी है, ठीक है। तो इनको जो बंदी बनाने वाला था कौन, मणिभद्र था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बुधगुप्त प्रारंभ में क्या कार्य करता था। बुधगुप्त जो था वो मतलब शुरू में एक डाकू था, समुद्री डाकू, ठीक है, यानी कि जल दस्यु था, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, चंपा के पिता किस कार्य में संलग्न थे। तो वो एक थे क्या, तो मणिभद्र के नाविक में प्रहरी, यानी कि मणिभद्र के जो नाव थे उसी में काम करते थे, ठीक है, कौन, चंपा के पिता। देखिए नेक्स्ट, बुद्धगुप्त ने नए द्वीप का नाम क्या रखा, तो चंपा द्वीप रखा। ये सभी प्रश्न कहानी से ही है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा चांस है कि लेखक के जीवन से पूछे, ठीक है, क्योंकि कहानी से तो सभी आसान ही प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट कहता है, चंपा आकाशदीप कहाँ और क्यों जलाती है। तो वो ईंटें मतलब ऊंचे टीले पर जलाती है, स्तंभ पर जलाती है, और नाविक को मार्ग दिखाने के लिए यादों में जलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। चंपा की सहेली दासी का क्या नाम था। तो ये लाइन यहाँ पे छूट गया है सारांश में। तो इसका एक क्या था, तो जाया एक इसका दोस्त थी आदिवासी। जो कुछ कुछ लाइन इसमें छूटता है क्योंकि ये सारांश है, आप कहानी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरा कहानी आपको मिल जाएगा लिंक इसका। चंपा के अनुसार आकाशदीप जलाने की परंपरा उसके किसने सीखा, मतलब चंपा जो दीप जलाती थी आकाशदीप, वह परंपरा किससे सीखी थी, तो वो अपनी माँ से सीखी थी। जब उसका पिताजी काम से वापस आते थे समुद्र से, तो उनकी माँ प्रार्थना के लिए दीप जलाया करती थी, ठीक है। बुद्धगुप्त और चंपा कितने वर्ष तक उस द्वीप पर साथ रहे थे, तो कुल 5 वर्ष तक रहे थे साथ में, ठीक है। मैं तुमसे घृणा करती हूँ फिर भी तुमसे प्रेम करती हूँ, यह कथन किसका है, तो यह चंपा का है, ठीक है, चंपा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहानी के अंत में स्वदेश यानी कि भारत लौट जाता है कौन, तो केवल बुद्धगुप्त आता है, ठीक है, चंपा वहीं पे रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि आकाशदीप कहानी का मुख्य विषय क्या है। प्रेम और कर्तव्य है, या फिर केवल समुद्री यात्रा का रोमांच है, या फिर राजनीतिक षड्यंत्र, या फिर हास्य और मनोरंजन है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, ठीक है। तो आप लोग देख इसका आंसर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।